हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 24 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 23 जनवरी की क्लास आपकी नहीं आई होगी, तो 23 जनवरी एंड 24 जनवरी दोनों के ही करंट अफेयर्स इसमें है। आपको अच्छी तरीके से अभी पढ़ाई करनी है। ठीक है, बट उससे पहले हमेशा की तरह हम लोग एक दिन पहले के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिला था। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 71st बीपीएससी में इसी टाइप से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 71st बीपीएससी 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से इस चैनल को फॉलो करना है। और भी क्लासेस आ रही हैं, मेन से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस हमारी आने वाली हैं। अभी आपको प्रणव सर की क्लास देखने को मिली होगी, आपको उसे अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, जो भी 70th बीपीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं और जिन्हें लगता है कि उनका मेंस निकलने वाला है, तो वो उस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द 21st एशियन आसियान सॉरी इंडिया समिट टुक प्लेस इन विच कंट्री। ठीक है, 21st आसियान इंडिया समिट के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं कल आसियान के बारे में बता रहा था। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है? साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्री है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हम इंडिया और आसियान जो है पार्टनर है, आपको पता है। तो इनकी समिट कब हुई थी? 2024 में हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कहां पे हुई है इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, वियंतियन लाओस में हुई है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कल ही क्लास में सारी चीजें कवर हैं। वियंतियन कहां पे है? ये लाओस की कैपिटल सिटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी किसी चीज की वजह से फेमस है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। आप पुराने पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको हर क्वेश्चन को केटर करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ जो कि एक सीएपीएफ का पार्ट है। सीएपीएफ में टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन है? टोटल 7 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी है और सीआरपीएफ भी है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ठीक है, इसमें पूछा है कि सीआरपीएफ के नए डीजी हाल फिलहाल में किसे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जीपी सिंह को बनाया गया, ये चीज आपको बताया था मैंने, है ना। इससे पहले कौन थे? इससे पहले विपुल कुमार को अभी 2 महीने पहले ही बनाया गया था, एक्टिंग डीजी बनाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अब इनको हटा के डीजी बना देगा किसको? जीपी सिंह को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा समझकर आपको चलना होगा। मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि अभी हाल फिलहाल में कौन से सीएपीएफ में 2 नए बटालियन ऐड करने की बात चल रही है? तो उसका करेक्ट आंसर है सीआईएसएफ में ऐड करने की बात चल रही है 2 नए बटालियन। एक बटालियन में कितने लोग होते हैं? एक बटालियन में कितने पर्सनल होते हैं? तो 1025 पर्सनल होते हैं। तो 2 बटालियन में 2050 हो गए, तो 2050 नई जॉब भी आने वाली है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच इन्वेजिव aquatic plant is often referred to as terror of Bengal ड्यू टू रैपिड स्प्रेड एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, ये मैंने बताया था कि इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ प्लांट है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, इसने ही बहुत बड़ा कोहराम मचा रखा है, कहाँ पे? अभी कीनिया के अंदर, ये चीज मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्या है? इन्वेजिव स्पीसीज है। क्या ये साउथ एशिया की नेटिव स्पीसीज है? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ध्यान रखना है। बट ये साउथ एशिया में ही पाई जाती है ज्यादातर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है ना, क्योंकि जहां पे भी जाती है वहां पे अपनी पॉपुलेशन को बहुत ही स्पीड में बढ़ाती है, और उसकी वजह से और जो वहां पे एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका दम घुटने लग जाता है, क्योंकि पूरे सरफेस को कवर कर लेती है, वाटर के पूरे सरफेस को कवर कर लेती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका जो फ्लावर होता है वो पर्पल कलर का होता है, जो कि काफी एस्थेटिक दिखता है, काफी अच्छा दिखता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझ के आपको चलना होगा। वाटर हाइसिंथ के बारे में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शेख हसीना बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है? अवामी लीग से बिलोंग करती है, ये चीज बता चुका हूं। कितनी बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है बांग्लादेश की? 5 बार। 5 बार ये रह चुकी है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, और 4 बार लगातार रही हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को समझ के चलना होगा। और इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद हो गया कू बांग्लादेश की
एक तरीके से बांग्लादेश के आर्मी द्वारा ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि आर्मी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वहां के स्टूडेंट थे, बट कहा जाता है कि आर्मी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप, क्वेश्चन नंबर 5 है, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो करेक्ट आंसर है 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे पहले ये 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन चुके हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको समझकर चलना होगा और यही हमारा एकमात्र मोटिव है कि आप कैसे भी करके, है ना, अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन और नॉलेज को इकट्ठा करते हुए आप 71st बीपीएससी को क्लियर करें, ठीक है। यही हमारा मोटिव है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है ट्रम्प से रिलेटेड। क्या है देखिए, ट्रम्प डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स एट मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है। ये किसकी तरफ से कहा गया है? ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि भाई हम लोगों ने ट्रूप को डिप्लॉय कर दिया है, कहां पे? मैक्सिकन बॉर्डर पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है बीपीएससी में, उसमें पूछ लिया जाता है कभी हाल फिलहाल में बॉर्डर पे इमरजेंसी कहां लगाई गई है, तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे यूएसए पे लगाई गई है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये मत सोचना कि यार इसमें से क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भूखमरी की वजह से इमरजेंसी कहां पे लगाई गई है, कौन से अफ्रीकन नेशन में लगाई गई है, तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा समझकर चलना होगा। अगर पूछेगा कि बॉर्डर पे इमरजेंसी, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से इमरजेंसी कहां लगाई गई है, तो लगाई गई है यूएसए में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बार पूरे स्टोरी को हम लोग समझेंगे। ये आपको बायलिंगुअल मिल रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश। आप देखेंगे तो आगे आपको हिंदी में भी मटेरियल मिलेगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं पावर में, आपको पता ही है ना। डोनाल्ड ट्रंप अब पावर में आ चुके हैं, ये चीज आपको पता है, और ये 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनका एक वादा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की इन्होंने बात करी थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस चीज से रिलेटेड यहाँ पे रोक के आगे समझिए। इलीगल इमिग्रेशन ज्यादातर दो कंट्री से हो रहा है यूएसए के अंदर, एक होता है कनाडा की तरफ से, ठीक है, और एक होता है मैक्सिको की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कनाडा और मैक्सिको की तरफ से सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है इसे हम लोग कहते हैं 49th पैरेलल, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इसका जो बॉर्डर है थोड़ा बीच में टेढ़ा मेढ़ा भी है क्योंकि यहाँ पे लेक्स है, तो पूरा का पूरा 49 पैरेलल पे लाइन नहीं करा, बट स्टिल आपको ध्यान रखना है कि 49 पैरेलल सेपरेट करता है किसको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो बॉर्डर है अराउंड 8848 किलोमीटर के आसपास होगा, 8848 किलोमीटर के आसपास होगा, एक बार आप थोड़ा देखेंगे। और इसी के साथ ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस में देखने को मिला है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक बीपीएससी में भी आया हुआ है, तो आपको सारी चीजों को समझ कर चलना होगा। ये क्या है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दो कंट्रीज के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट नॉन डिफेंडेबल बॉर्डर, ठीक है, लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर, तो उसमें भी आप क्या लिखेंगे, कनाडा एंड यूएसए का लिखेंगे लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रूप्स नहीं मिलेंगे उस तरीके से, लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं जो आपको कवर करते हुए चलना है। ऊपर हो गया कनाडा, नीचे है मैक्सिको, है ना। यहाँ पे ट्रंप मैक्सिकन वॉल भी लगाने की बात कर रहे थे, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैक्सिको और यूएसए का जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर का है, ये होगा अराउंड 3415 किलोमीटर के आसपास। एक बार इसका एग्जैक्ट आप देखेंगे, ठीक है, 3415 किलोमीटर के आसपास, समझ में आ गया। 3000 किलोमीटर ऊपर और 8000 किलोमीटर, सॉरी 3000 किलोमीटर नीचे और 8000 किलोमीटर कहाँ पे ऊपर है यूएसए का बॉर्डर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन होता है कहाँ से होता है, मैक्सिको से होता है और कनाडा से होता है। कनाडा लोग कैसे भी पहुंच जाते हैं, एक बार कनाडा में आने के बाद, क्योंकि जो बॉर्डर है वो अनडिफेंडेड है, यहाँ पे कोई भी ट्रूप्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आसानी से जो ट्रूप्स हैं वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो घुस जाते हैं कहाँ पे, यूएसए के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिको के साथ भी सेम है, बट यहाँ पे आपको ट्रूप्स मिलेंगे, बट स्टिल बहुत सारे लोग यूएसए में जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए ट्रंप ने एक पॉलिसी लाई थी, ट्रंप ने पॉलिसी लाई थी मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल
इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए एक पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी का नाम था रिमेन इन मैक्सिको। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या था? रिमेन इन मैक्सिको। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जब ये 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। कब? 2019 के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पॉलिसी के तहत इनका कहना था कि भाई जिसे भी असाइलम चाहिए यूएसए के अंदर, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लीगल असाइलम से उनको प्रॉब्लम नहीं है, लीगल इमिग्रेशन से इनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो इलीगली आता है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई अगर आप लीगली आना चाहते हो तो आप पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे? यूएसए के अथॉरिटीज को सबमिट कर दो, ठीक है। अगर हम लोग आपका असाइलम को अप्रूव कर देंगे तो आप आ जाना, अगर नहीं करेंगे तो आपको अपनी मैक्सिको में ही रहना होगा। और इसी पॉलिसी को कहा गया था रिमेन इन मैक्सिको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हो क्या रहा था कि जो मैक्सिकन्स होते हैं वो घुस जाते हैं कहाँ पे? यूएसए में, और फिर अपना असाइलम में सब देते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो इधर उधर भाग जाते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। इसलिए इसी को सॉल्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, अगर हम लोगों ने अप्रूव कर दिया तो आ जाना, अगर नहीं अप्रूव किया तो आपको मैक्सिको में ही रहना पड़ेगा। और इसे ही कहा जाता है रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है डोनाल्ड ट्रंप का ही डोनाल्ड ट्रंप की एक और पॉलिसी ईरान को लेकर मैंने आपको बताया था। उस पॉलिसी का नाम था मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी मतलब कि जो ईरान है उस पर हम लोग मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे उसको कंटेन करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वैसे ही रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, है ना। अब देखो हम लोगों ने जान लिया किसके बारे में? यूएसए के बॉर्डर्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको दो तीन चीज और याद करवाई थी। मैं आपको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के बारे में याद करवा चुका था, एक बार हम लोग उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर मैंने आपको बताया था कितने किलोमीटर का है, तो अराउंड 4096 किलोमीटर का है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। माइल्स में भी याद करेंगे, माइल्स में कितना है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एलएसी का भी याद कराया था, आपको याद हो तो एलएसी का भी मैंने आपको याद करा रखा है। ये था अराउंड 3488, अराउंड 3488 किलोमीटर के आसपास था, है ना, एलएसी का। और फिर मैंने एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, एलओसी। इसका टोटल लेंथ कितनी बताई है? इसकी लेंथ बताई है 740 किलोमीटर के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको पढ़ना होगा। एलएसी हो गया 3488 किलोमीटर, इंडिया बांग्लादेश हो गया 4096 किलोमीटर, और एलओसी हो गया 740 किलोमीटर। इस तरीके से आपको भाई पढ़ाई करनी है, ठीक है। समझ में आगे चीज? तो यही डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्या हो गया? इमरजेंसी घोषित कर दिया गया बॉर्डर पे, और बॉर्डर का लेंथ ये सब मैंने आपको बता दिया। 49 पैरेलल किसके बीच में है? 49 पैरेलल है इंडिया और सॉरी यूएसए एंड कनाडा के बीच में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूएसए ने यही बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही बात कही गई है कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बर्थराइट सिटीजनशिप को भी हम लोग खत्म करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बर्थराइट सिटीजनशिप क्या होती है इसको भी एक बार समझ लो। बर्थराइट सिटीजनशिप क्या होती है? बर्थराइट सिटीजनशिप मतलब कि कोई बच्चा का जन्म, कोई किसी बच्चे का जन्म अगर उस कंट्री में होता है, यूएसए में होता है, तो आप रूपी यूएसए का सिटीजन बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब उसे किसी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, वो यूएसए का सिटीजन माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया के जो रिच बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स भी हैं और नॉर्मल लोग भी, एकदम से जब बच्चा होने लगता है तो चल जाते हैं यूएसए। अब यूएसए के हॉस्पिटल में क्योंकि वो जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, तो वो यूएसए का सिटीजन बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर वो बच्चे के माध्यम से जो पेरेंट्स हैं उनका भी सिटीजन बनना वहां पे आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो यही तरीका अपनाते हैं, उल्टा तरीका अपनाते हैं कौन? इंडिया के लोग, और बाहर के लोग भी यूएसए का सिटीजनशिप पाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बर्थ सिटीजनशिप है इसको खत्म करने की बात की है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बर्थराइट सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है कि बहुत ज्यादा रिजिड है, इसको चेंज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये चीज भी आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लीगली डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसे स्ट्रक डाउन भी कर सकता है कि भाई आप 14th अमेंडमेंट को इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको चीजों को समझ के चलना होगा, बर्थराइट सिटीजनशिप होती क्या है, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई आपको। रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी भी क्लियर हो गई, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सा समझकर चलना होगा। तो वही चीज है 14th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है बर्थराइट सिटीजनशिप के बारे में, जिसे
करा गया था 1868 में जो सिविल वॉर हुआ था, सिविल वॉर के बाद इसे अडॉप्ट किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को ये फॉलो करवाना, बर्थ राइट सिटीजनशिप को हटाना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आप ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कर रहे हो, आप जो यूएसए के प्रिंसिपल्स रहे हैं उसके खिलाफ काम कर रहे हो, जो जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप पे पहले भी आरोप लगते आए हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके साथ ही उन्होंने, जब उन्होंने पहले दिन शपथ ली थी तो अराउंड 100 से 200 के आसपास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें से एक और इंपॉर्टेंट ऑर्डर था जिसमें वो बात करते हैं कि वो पनामा कैनाल को वापस लेंगे, साथ ही में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और पनामा कैनाल को हम लोग वापस लेंगे। किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और साथ में ये भी कह दिया कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसको हम लोग कर देंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे इशू क्या है, एक बार हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में भी समझ लेंगे। इन सारी चीजों से आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में देखेंगे, ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये बॉर्डर शेयर कर रहा है मैक्सिको से, यूएसए से एंड क्यूबा से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में आया तो किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? आपको ध्यान रखना है, यूएसए से कर रहा है। इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना। इधर किससे कर रहा है? इधर कर रहा है मैक्सिको से। और इधर किससे कर रहा है? इधर कर रहा है क्यूबा से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना होगा। अब यूएसए को प्रॉब्लम है कि भाई मैक्सिको इतनी छोटी सी कंट्री है, उसके नाम पे ये गल्फ क्यों रखा हुआ है? ये तो हमारे नाम से भी हो सकता है। और बात भी सही है, यूएसए के जस्ट नीचे है तो इसके नाम से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 14% यूएसए का क्रूड ऑयल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से 14% यूएसए का क्रूड ऑयल जाता है और 5% के आसपास नेचुरल गैस भी जाता है। तो क्यों ना इसका नाम ही चेंज कर दिया जाए? ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका नाम चेंज भी हो गया तो वो सिर्फ यूएसए में होगा, ठीक है। ये मत समझना कि आपको भी फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं पढ़ना होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका पढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री जो है वो अपनी लैंग्वेज में कहीं का भी नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि चाइना को जब खुजली मचती है तो वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम चेंज कर देता है। तो कोई भी कंट्री कर सकती है, उसके लिए उसको पूरी फ्रीडम है। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला समझ में आ गया आपको, है ना। एक और चीज के बारे में ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा गल्फ है, ठीक है। ये बिगेस्ट गल्फ है पूरे वर्ल्ड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझकर चलना होगा, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं, है ना। अब मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, मैक्सिको और यूएसए के बारे में बता दिया, और यूएसए एंड कनाडा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आ गया बर्थ राइट सिटीजनशिप, ये भी चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक लास्ट चीज हम लोग समझेंगे, लास्ट चीज है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन निकल के आते हैं भाई, सारी चीजों को आपको समझकर चलना होगा। एक और चीज जान लीजिए उससे पहले, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ से एक मिसिसिपी रिवर आती है, जिसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है आपके यूपीएससी में, ठीक है। जो मिसिसिपी रिवर है जो कि यूएसए से आती है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही ड्रेन होती है, और वो वर्ल्ड का बिगेस्ट बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी रिवर है जो कि बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिसिसिपी रिवर है, और इसका डेल्टा कहाँ बनता है, ये कहाँ पे ड्रेन होती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही ड्रेन होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करके पढ़ना होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर के बारे में बर्ड फुट डेल्टा बनाएगी कुछ इस टाइप से, और ये नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, पेरिस अकॉर्ड के बारे में, जिसे छोड़ने की बात कर रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज में विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनका कहना है कि भाई अगर सच में क्लाइमेट चेंज हुआ है, अगर सच में ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो भाई मुझे गर्मी क्यों नहीं लग रही, ठंड क्यों लग रही है? एक बात बताओ, मतलब बर्फ क्यों हो रही है, तो बर्फ नहीं गिरनी चाहिए। ये इतना सिंपल लॉजिक लगाते हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये रिच है बहुत ज़्यादा, लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत भी की, आपको पता ही है ना। प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, बट कुछ कुछ जो इनकी पॉलिसी है थोड़ी अटपटी सी सुनाई देती है, क्योंकि इनके हिसाब से भाई अगर सच में ग्लोबल वार्मिंग होती तो यूएसए में बर्फ क्यों गिर रही है, इनका कहना ये रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या था? ये वही था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज नहीं होने देंगे, क्लाइमेट चेंज होने से रोकेंगे। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में ये बात कही गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार समझ लेंगे, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में सिंपली समझेंगे, ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे। इसे 2015 में साइन किया गया था, और 2016 से इसे एनफोर्स किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके एनफोर्समेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीएससी के एग्जाम में, आई थिंक 2016 में आया था, ठीक है, कि कब एनफोर्स किया जाएगा इसको, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 2016 से एनफोर्स में है कौन?
पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, और इसमें कहा गया है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को नहीं होने देंगे, क्लाइमेट चेंज को चेंज होने से रोकेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि जो हम लोग ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम अगर बढ़ भी गया तो 2 डिग्री सेल्सियस से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। ये सारी बात आपके पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में कही गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया भी इसको फॉलो करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 195 से भी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो इसको फॉलो करती है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं यूएसए। अब इससे दिक्कत ये है कि यूएसए भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, इतना बड़ा उनका सेटअप है, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी ही इसका पार्ट नहीं रहेगी तो फिर इसका फायदा क्या रहेगा, है ना। क्योंकि ये तो फिर जम के पॉल्यूशन करेंगे और सारी कंट्री क्या करेगी, क्लाइमेट को सेव करने के चक्कर में रहेगी, है ना। तो क्लाइमेट तो सबका सेम ही है ना, लास्ट में स्काई जो है वो तो सबका सेम ही है। पॉल्यूशन तो अगर यूएसए भी करेगा तो आसपास की कंट्रीज में भी फैलेगा ही, है ना। अर्थ को प्रॉब्लम तो होगी उससे, तो कैसे यूएसए इसको फॉलो नहीं कर सकता और हम लोग सब फॉलो करें, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना चाहिए किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर, कि भाई आप इस टाइप की हरकतें मत करो। अगर आपने ऐसा करा तो बहुत सारे जो छोटे आइलैंड्स हैं वो डूब भी जाएंगे, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको देख के दूसरी कंट्रीज भी सोचेंगे भाई कि हम लोग अपने आप के ऊपर क्यों लगाम लगाएं, हम भी कोल से ही क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर सेटअप का इस्तेमाल क्यों करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करें इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कि इतनी महंगी है, हम क्यों ना कोल का ही प्रोडक्शन करेंगे और उससे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो पॉल्यूशन होता है तो होने दो। तो ऐसे अगर सब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो काफी ज्यादा बुरा होगा हमारे मदर अर्थ के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में यही चीज है कि 2 डिग्री सेल्सियस से हमें कब रखना है, किसको, टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना। और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड किस चीज की बात करता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगेन यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्या आएगा कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी बात करी गई है किसमें, पेरिस कन्वेंशन, पेरिस क्लाइमेट चेंज में, जिसमें इसमें ये बात बोला गया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में कि सारी कंट्री अपना एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सामने रखेगी, ठीक है। जिसमें वो बताएगी कि अगले 5 साल में वो क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, खुद से ही सोचेगी, खुद से वो बताने वाली है, खुद ही उसको कंप्लाई करना है, मतलब कोई भी उसे कंप्लाई करने के लिए नहीं है, उसे खुद बताना है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ और उसे फॉलो करना होगा उस कंट्री को, ठीक है। मतलब खुद पे ही चेक रखना, ये चीज आप समझ लीजिए, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का काम है अंडर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, समझ में आगे होंगी आपको ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके पास उपलब्ध है। अब आप आराम से, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है, आप आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पनामा कैनाल को भी लेने की बात करी गई है, किसने, यूएसए ने लेने की बात की है। मैंने आपको बताया था कि 1999 से पूरी तरीके से जो रिपब्लिक ऑफ पनामा है वो कंट्रोल कर रहा है कौन, पनामा कैनाल को, ठीक है। यूएसए का आरोप है कि जो उसने प्रॉमिस किया था कि यूएसए के अकॉर्डिंग, यूएसए को लगता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई पनामा कैनाल हम लोगों ने आपको दे दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो कम से कम जो चार्जेस है हमसे तो कम लो, आप हमसे भी उतने ही चार्जेस लेते हो जितनी और कंट्री से लेते हो। यही प्रॉब्लम है किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। तो वो पनामा कैनाल को हथियाने जाना चाहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है कहाँ पे, पनामा कैनाल में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी खतरा है यूएसए की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं सारी चीज आपको बता चुका हूँ, सारी डेट वाइज चीज आप मेरे पुराने लेक्चर्स में देखेंगे पनामा कैनाल से रिलेटेड, आप उसको फॉलो करिए तो आपको चीजें समझ में आगे आएंगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट है एआई कैन ऐड 4.4 ट्रिलियन टू ग्लोबल इकोनॉमी बट डिजिटल डिवाइड मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। अभी डिजिटल डिवाइड क्या होता है इसको समझिए। डिजिटल डिवाइड होता है भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरे पास सारी सुविधाएं हैं और मैं इंटरनेट का यूज कर पा रहा हूं, बट मेरा ये एक दोस्त है जो कि गांव में रह रहा है, उसके पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, है ना। तो ये जो डिजिटली डिवाइड हो गया इसकी वजह से भी मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना, मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा और मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी सुधार सकता हूँ। बट उसके साथ प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसके पास तो इंटरनेट ही नहीं है। तो ये इंटरनेट का अभाव होना, ये टेक्नोलॉजी का अभाव होना ही क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड मीन्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बड़ी कंपनी के मालिक द्वारा कहा गया है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे इकोनॉमी के अंदर 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स को ऐड कर सकता है, ठीक है। मतलब इतना फायदा हो सकता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एआई से। 2.6 से लेके 4.4 डॉलर तक का, ट्रिलियन डॉलर तक का फायदा हो सकता है अगर हम लोग एआई को ढंग से यूज करें तो, ठीक है। बट उसके लिए ये चीज मस्ट है कि डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसको टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस होना चाहिए, उसे इंटरनेट का
पूरा एक्सेस होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ओईसीडी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, है ना, नहीं भी जानते होंगे फिर भी छोड़िए, बाद में इसको देखेंगे, है ना। ये आपका स्टैटिक में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आईआर में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ओईसीडी कैसे डिफाइन करता है डिजिटल डिवाइड को, ये कहता है डिस्पैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्पैरिटी, या हाउस होल्ड, बिजनेस, या ज्योग्राफिकल रीजन्स होने की वजह से जो डिस्पैरिटी होती है वो क्या होता है, वो होता है आपका डिजिटल डिवाइड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई आदमी रिच हो, कोई आदमी पुअर हो, तो उसके बीच में डिजिटल डिवाइड है। ऐसी हाउस होल्ड के बीच में हो रहा है, बिजनेसेस के बीच में हो रहा है, और फिर ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से भी हो रहा है कि कोई ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन में जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, ये सारे डिजिटल डिवाइस का कारण बन सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं सोचना कि कोई अमीर और गरीब है तभी डिजिटल डिवाइड होगा, नहीं, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से भी क्या हो सकता है, डिजिटल डिवाइड हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही बात कही गई है इसमें, एआई से रिलेटेड कितना हम लोगों को फायदा हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि इसको काउंटर करने के लिए आप एक रिपोर्ट रख सकते हो अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। मेंस में बीपीएससी मेंस या यूपीएससी में आया आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड, है ना, क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। तो अगर आपको डिजिटल डिवाइड के बारे में बताना हो कि यार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आप गिनवाएंगे, है ना। साथ ही एक रिपोर्ट को भी आप लिख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, है ना, इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि अभी अभी आई है, इंडिया रिपोर्ट 2025, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो रूरल एरिया में जो लोग हैं, रूरल एरिया में जो लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का अर्बन एरिया से इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट आई है ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अराउंड यहाँ पे 55% यूजर्स हैं और अर्बन एरिया में 45% यूजर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में ये बात कहेगी जो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट में कही गई है कि 90 करोड़ जो लोग हैं अब वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, तो ये भी काफी अच्छी बात है, ठीक है। साथ में ये कही गई कि जो वुमेन यूजर्स हैं वो भी बड़ी हैं, दैट मीन्स कि हर जगह ही आपको फायदा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 90 करोड़ लोग तो हमारे पास अमीर नहीं है, आपको ही पता है ना, बट वो इंटरनेट का यूज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि डिजिटल डिवाइड जो है वो इंडिया में कम होता जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड का एक और कारण बन सकता है, आपको पता होगा कि पहले बहुत ज्यादा आतंकवाद था किसके अंदर, कश्मीर के अंदर, जो कि अभी भी आपको दिखता है बट पहले से कम है। उसकी वजह से बार बार कर्फ्यू लगता था, है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती थी कर्फ्यू। अब उसकी वजह से जो कश्मीर के जो आम लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होती थी। आप सोचिए कि आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग अभी फंडामेंटल राइट मानने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है, ठीक है। अनुराधा बसीन का आई थिंक जजमेंट था 2020 का, एक बार आप इसको चेक करेंगे, अनुराधा बसीन था आई थिंक, ठीक है, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2020 में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटरनेट का यूज करना है ना, इंटरनेट का यूज करना है, ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 एंड 21, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको फंडामेंटल राइट बताया गया है किसके द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि भाई जो इंटरनेट का यूज करना एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके निकल के आ सकते हैं। अब एक बात बताइए, कश्मीर के जो आम लोग हैं बार बार वहां पे कर्फ्यू लग जाता है, किसकी वजह से, आतंकवाद की वजह से, और वो क्या करते, वो इंटरनेट का यूज नहीं कर पाते थे, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती थी इस वजह से कि वहां पे भाई अगर आपको व्यवस्था बना के रखनी है तो इंटरनेट को आपको बंद करना ही होगा, बट जो आम लोग हैं उनको प्रॉब्लम तो होती है। अब वहां पे कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आज के युग में, तो ऑब्वियसली दिल्ली में जो रहने वाला बच्चा है, पटना में जो रहने वाला बच्चा है, वो हमेशा आगे रहेगा किससे, कश्मीर में रहने वाले बच्चे से, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल डिवाइड को हमें समझना होलिस्टिकली और उसको सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इसमें हम लोग सक्सेसफुल भी होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा समझकर चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉइंग यूएस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस टाइप से सोचते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग WHO को अब छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन पे इन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका टर्म था पूरा, उसके जब लास्ट के कुछ मंथ्स बचे हुए थे, उसी टाइम आ गया था कोविड, है ना। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया WHO के ऊपर कि भाई आप लोग क्या सो रहे थे क्या, आपने चाइना पे नजर क्यों नहीं रखी, क्योंकि यूएसए के हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से कोविड जो वायरस है वो एक्चुअली में कोविड वायरस नहीं है, वो एक वुहान वायरस है जो कि चाइना के वुहान से निकला था, और WHO का एक काम था कि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे, बट WHO इन सब चीजों में नाकाम रहा, और ये एक तरीके से टूथलेस टाइगर साबित हुआ, ठीक है।
अब एक बात बताओ, इस टूथलेस टाइगर के साथ हम लोग रह के करें क्या, जब इसका कुछ काम धाम है ही नहीं, है ना? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? यूएसए का ही है। इसमें यूएसए काफी अच्छी फंडिंग करता है, बट डब्ल्यूएचओ यूएसए की तो बात मानता ही नहीं। ऊपर से चाइना के इन्फ्लुएंस में भी जा रहा था, क्योंकि चाइना पे जांच करानी चाहिए थी और डब्ल्यूएचओ कराने में नाकाम रहा था, प्लस जानकारी जुटाने में भी नाकाम रहा था। अगर डब्ल्यूएचओ जानकारी जुटा लेता टाइम पे कि चाइना में जो वायरस है ये कौन सा वायरस है और ये कैसे फैल रहा है, तो हम लोग को पहली जानकारी हो जाती और हम लोग पहले से ही लॉकडाउन जैसी व्यवस्था के बारे में सोच सकते थे। बट डब्ल्यूएचओ भी जानकारी जुटाने में नाकामयाब रहा और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ा। हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, ये चीज आपको पता है, ठीक है? तो यही आरोप लगाया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। किसके ऊपर? डब्ल्यूएचओ के ऊपर और उनके चीफ के ऊपर। इसलिए यूएस अभी जैसे ट्रंप पावर में आ गए हैं, डब्ल्यूएचओ से पुल आउट कर लिया है किसने? यूएसए ने अपने आप को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बट ये करना इतना आसान नहीं लगेगा रहेगा। ये सब करने में उनको 1 साल का वक्त लग जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूएचओ पे एलिज्ड मिसहैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक का आरोप लगा था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये सारी चीज मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध करा दी है हमारी A1IS की टीम की तरफ से। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यूएसए जितनी फंडिंग करता है, डब्ल्यूएचओ को जितनी भी फंडिंग मिलती है उसमें से 18% अकेले यूएस से आती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसलिए जब ये छोड़ेंगे तो इनको छोड़ने में कम से कम 1 साल का टाइम लगने वाला है, और इस बीच में अपनी जो फंडिंग है जितनी, वो धीरे करके बंद करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो भी एलिगेशंस लगाए गए किसकी तरफ से? यूएसए की तरफ से डब्ल्यूएचओ पे, उन सबको डिनाई किया है किसने? डब्ल्यूएचओ के चीफ ने। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है? डब्ल्यूएचओ के चीफ कौन है? डब्ल्यूएचओ के चीफ का नाम मैं आपको बताया था हूँ। डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है वो है डॉक्टर टेड्रो। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा और न्यूज पे भी इनको कई बार देखा होगा, ठीक है? ये डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? डॉक्टर टेड्रो की जहां तक बात हुई, ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, और अस्मारा यूनिवर्सिटी ऑफ अस्मारा में इन्होंने बैचलर ऑफ बायोलॉजी की है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये वहां पे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हेल्थ के भी मिनिस्टर रह चुके हैं, और फिर ये डीजी बन गए कब? 2017 में। और अभी तक ये 7-8 साल से डीजी बने हुए हैं कहाँ पे? डब्ल्यूएचओ के। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, पूरा नाम पढ़ सकते हैं, बट डॉक्टर टेड्रोस से आपको याद रहेगा ये कौन है? डब्ल्यूएचओ के डीजी हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 18th एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 30, ठीक है? अब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि इंडिया में होता है, जयपुर में। आपको ध्यान रखना है, इसका 18th एडिशन कहाँ होने वाला है? 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 30 जनवरी से लेके ये 3 फरवरी 2025 तक चलेगा। 3-4 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें जो राइटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं, वो सब आते हैं और पूरे वर्ल्ड से आते हैं और एक तरीके से डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है? इसमें क्राइम फिक्शन से रिलेटेड चीजों पे टॉपिक्स पे बातचीत होगी, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात होगी, और अदर ग्लोबल इश्यूज जो है वो भी बात होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें काफी जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं वो आती हैं, जैसे कि नोटेबल पर्सनैलिटीज, जैसे कि जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो सब, है ना? पुलिट्जर प्राइज मिला है वो सब, जितने भी बड़े बड़े जो प्राइजेस के विनर्स हैं वो सब आते हैं, बड़े राइटर्स आते हैं और अपना एक तरीके से पक्ष रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस बार होने वाला 18th एडिशन आपको पता ही है, और थीम क्या है? फ्रैक्चर वर्ल्ड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड थीम रखा गया है। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? तो बहुत सारी अलग अलग चीजों पे इस बार डिस्कशन होने वाला है और पूरे वर्ल्ड से ही लोग आते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया स्कीम टू क्रिएट 85,000 जॉब्स सेंटर, ठीक है? तो इस स्कीम के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है? इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है ना, उसके बारे में पहले हमें बात करनी पड़ेगी, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए देख लीजिए बस, सेमिकॉन इंडिया स्कीम के तहत 85,000 जॉब्स अभी क्रिएट हो सकते हैं इंडिया के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 25,000 के आसपास जो जॉब्स हैं वो तो डायरेक्टली निकलेंगी, और फिर 60,000 के आसपास जो जॉब्स हैं वो जो डिपेंडेंट जॉब्स निकलेंगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनडायरेक्ट जॉब्स निकलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेमिकॉन इंडिया स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि हम लोग सेमीकंडक्टर का जो पूरा एक इकोसिस्टम को बसा सके कहाँ पे? इंडिया के अंदर। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उसे इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो उनका जो प्रोसेस है उसे आसान किया जाए, इस चीज के लिए सेमिकॉन इंडिया स्कीम्स लॉन्च किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक आप पीएलआई स्कीम के बारे में जानते होंगे, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो वैसी सेमिकॉन इंडिया स्कीम
लॉन्च करी गई है सेमीकंडक्टर के फील्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे भी हाल फिलहाल में केनीज प्राइवेट लिमिटेड आई थी, जो कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री सेटअप करना चाहती थी, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो वैसी बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रीज आ रही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुजरात में, महाराष्ट्र हो गया, असम में भी आई हैं। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा समझकर चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अमृत उद्यान टू ओपन फॉर पब्लिक फ्रॉम फरवरी 2। तो अमृत उद्यान के बारे में जानते होंगे, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के सामने इस टाइप की आइकॉनिक चीज आपको देखने को मिलती है। हर साल खुलती है, जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स ये सब आपको मिलेंगे। तो ये सब 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, देखने को मिलेगा आपको। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसको भी जाना है वो जाकर जा सकता है। उसके लिए आपको बहुत नॉमिनल फी देके टिकट कराना पड़ेगा। और इस टाइप से जो फ्लावर्स हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स के स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो लोग जो देखने आते हैं वो रोज को ही देखने आते हैं, ठीक है। यहाँ के जो रोजेज हैं आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे से उन्हें रखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमृत उद्यान, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पर हमेशा से इसका नाम अमृत उद्यान नहीं था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग मुगल गार्डन नाम से जानते थे, ठीक है। पहले हम लोग इसे मुगल गार्डन नाम से जानते थे। बट आपको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये संकल्प है कि हमें गुलामी की मानसिकता को हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मुगल गार्डन को ऐसा तो है नहीं कि मुगलों ने बनाया था, है ना। इसे मुगलों ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही बहुत सारे जो नाम पहले रखे हुए थे, उन सारे नाम को चेंज कर दिया। जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया था, तो वैसे ही इसका भी नाम 2023 के अंदर आई थिंक चेंज कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बनाया गया था कब? 1911 के टाइम पे, जब जो ब्रिटिशर्स हैं सोच रहे थे कि यार क्यों ना जो हमारा कैपिटल है उसे कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसी टाइम इसे बनाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब वाइसरॉय हाउस बन रहा था, जब राष्ट्रपति भवन बन रहा था, तो उसी टाइम इस गार्डन को बनाया जा रहा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां के वाइसरॉय को लगा कि यार क्यों ना जो गार्डन होगा वो मुगल गार्डन टाइप का हम लोग रखें। मुगल गार्डन आपको पता ही है किस टाइप के होते थे, चार बाग स्टाइल को फॉलो करते थे। ये चीज आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसी टाइप का वो गार्डन चाहते थे, तो वही उन्होंने बनवाया था, ठीक है। बट इसका नाम अभी 2023 में चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो अमृत उद्यान है, ये मत समझना कि ये सिर्फ एक गार्डन है, ये क्लस्टर ऑफ गार्डन है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे गार्डन है, अराउंड 15 के आसपास आपको गार्डन्स मिल जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन 15 गार्डन्स का भी अलग अलग नाम रखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है किसका? अमृत उद्यान का। हर साल ही खोला जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और आप उसको घूम के वहां का फायदा उठा सकते हैं, वहां का अच्छा फील कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होता हुआ आया है। जैसे कि जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? टी राजागोपालचारी, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम बहुत भुखमरी हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि गार्डन का ही एक पार्ट को उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। उस गार्डन को हम लोग अब जानते हैं न्यूट्रिशन गार्डन से रिलेटेड, ठीक है। न्यूट्रिशन गार्डन नाम से हम उसे जानते हैं, नहीं तो इसे दली खाना भी कहा जाता है, ठीक है। दली खाना भी कहा जाता है, क्योंकि नाम चेंज कर दिया गया था उसका। नाम नहीं, उसका काम चेंज कर दिया गया था। उस गार्डन के छोटे से एरिया में कुछ खाने पीने की चीजें भी उगाई जा रही थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रिशन गार्डन दली खाना भी रखा गया है ना। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कुछ चीज चेंज की। तो ऐसे गार्डन्स में कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं हर वक्त, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अमृत उद्यान के बारे में आई थिंक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रंप अनाउंसेस प्राइवेट सेक्टर 500 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो 500 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये कहाँ पे होगी? यूएसए में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि 500 बिलियन डॉलर की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है यूएसए के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस वेंचर का नाम दिया गया है स्टारगेट, जिसमें यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि ओपन एआई, सॉफ्ट बैंक, ओरेकल, ये सब लोग मिलके 500 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट करेंगे किसमें? यूएसए के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज के फील्ड में, एआई के फील्ड में, ताकि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके और यूएसए जो है लीड करे एआई के फील्ड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से 100 बिलियन डॉलर तो एकदम से तुरंत से वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर आगे की इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी, और इसकी वजह से 1 लाख के आसपास जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने वाली है कहाँ पे? यूएसए के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कई सारे डेटा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। टोटल 50,000 स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर 20 लार्ज स्केल डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेटा सेंटर बनाने की बात मैंने आपको बताया था। डेटा सेंटर इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के भी 3 डेटा सेंटर अभी इंडिया में है। अभी एक और बनाने की बात चल रही है, कहाँ पे? इंडिया के अंदर।
माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डेटा सेंटर को बनाना इतना आसान नहीं होता है, काफी बड़ा एरिया कवर करता है, प्लस इसको बनाने में, इसको रन करने में काफी ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन भी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो बाइडेन थे इनसे पहले, उनकी पॉलिसी थी कि हम लोग एआई को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफी खतरनाक रूप अपना धारण कर सकता है। बट जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हम लोग खुला इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसमें, एआई के अंदर, और एआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये काफी एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा, तो करे कोई बात नहीं, हम लोग उतने एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेंगे। किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप को तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कौन से माध्यम से हो रही है, ये इससे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़े, वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये पूरा क्या है, 20 जो बड़ी कंपनी है यूएसए में इन्वेस्टमेंट करने वाली है एआई के फील्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी मार्क्स 10 इयर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। इसे लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, 22 जनवरी 2015 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, पानीपत हरियाणा में, ठीक है। इसका ओवरऑल काम क्या था? जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, मतलब पर 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स पैदा होनी चाहिए उसे बढ़ाया जाए। अभी क्या है चाइल्ड सेक्स रेशियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने की बात करी जा रही थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो वुमेन के खिलाफ जो बाइसेस होते हैं, है ना, कि अगर बच्ची होती है पेट में तो उसको पहले ही मार दिया जाता है, तो उन सारी चीजों को कम करने के लिए और जो वुमेन है उनको पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ यार आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिली, है ना। ज्यादा खींचेंगे तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा, है ना। इससे अच्छा कि कल हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, बट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे और कुछ पीटी फैक्ट्स भी मिलेंगे, उसे भी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।